हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है राज जॉब के यूट्यूब चैनल पर। आज आप डिस्कस करने वाले हैं मेरे साथ में रीट मेंस के पेपर का सॉल्यूशन के साथ साथ मोस्टली हम आंसर ही बताएंगे टिक मार्क करके कि कौन सी आंसर की बेस्ट होनी चाहिए। हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन एक बात ये भी पक्की बात है कि जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो वेरीफाइड होंगे, चेक्ड होंगे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया। अक्सर आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं आंसर दे रहे हैं, लेकिन उनके आंसर्स और आपके आंसर्स या फिर जो भी आपके व्यूज हैं वो मैच नहीं कर पा रहे। तो हम जल्दी जल्दी एक सिनेरियो में इन सभी के आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है ऑफिशियल अनाउंसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। नहीं, ऑब्वियसली पेपर दिया है तो आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी है। उसे कॉमनली क्यों कहते हैं? कॉमनिज्म जो होता है एक ऐसी सरकार होती है जिसका मानना यह है कि सारी संपत्ति गवर्नमेंट की होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कॉमनेज भी कहा जाता है। कॉमनेज के अंदर भी सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज पे गरीबों का अधिकार होता है। तो सही उत्तर ये बन जाएगा। कम्युनिकेंट वार्तालाप करने वाले को कहते हैं। तो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि भाई इसमें मैच कीजिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहला आसान तरीका है, जिन शब्दों का अंत एल वाई पर होता है उन शब्दों को हम एल क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। कॉल्ड्रन एक बर्तन को कहते हैं जिसे संज्ञा कहते हैं। ईएनटी पर अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण हो जाते हैं। तो बचा हुआ शब्द आपके सामने आ जाएगा। तो आंसर क्या बनता है? एल वाई यानी डी पर ए ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दो सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में बात करनी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है, लेकिन इनकरेक्ट वन को देखना है। इनकरेक्ट वन यानी कि जो गलत है। गलत आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे। गलत में सबसे पहला है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी होते हैं वो स्कल की शेप की बात करता है। स्कल की शेप कैसी है, सिर्फ उससे शेप की स्टडी होती है, पूरे स्कल की स्टडी नहीं होती, केवल स्कल की शेप की बात होती है। और फिजियोलॉजी होती है बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं उनकी बात की जाती है। तो डी और ई ऑप्शंस गलत है, इसमें एक्सप्लेनेशन उनका गड़बड़ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आता है, इनको मैच करना। मैच करना वैसे बहुत आसान है। हमने ज्यादा दिमाग लगाने की जगह यहाँ पे केवल एक वर्ड पकड़ा, वोर। वोर का मतलब होता है खाने वाला। ओमनीवोरस सब कुछ खाने वाला। सब कुछ खाने वाले के लिए सी पे वन ऑप्शन पकड़ लीजिए। जहां पर सी पे वन है वही आंसर हमारा बन जाएगा। वैसे जब आप इस सवाल पर बढ़ते हैं, जब आप इस सवाल पर आते हैं तो ओमिनस होता है। ओमिन से बना हुआ वर्ड अमंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमंगल, गलत काम हो जाना, अमंगल। अमंगल के बाद में ओमनिबस होता है जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ उसी के अंदर हो, सारी चीजें उसी के अंदर हो, समावेशी कहते हैं। ओमनीफेरस क्या कहते हैं? ओमनीफेरस कहते हैं आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन जो इसके अंदर वेराइटीज बहुत ज्यादा हो। तो हमारे पास में ये ऑप्शन बन जाता है। अगला सवाल है, इसमें से कौन सा आंसर गलत? कायदे से क्वेश्चन की टाइपिंग गलत है। क्वेश्चन की टाइपिंग में क्या गलती है? क्वेश्चन की टाइपिंग में यहाँ पर गलती है कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन है चिल्ड्रंस पार्क। ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, चिल्ड्रंस बुक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ये है, टाइपिंग मिस्टेक है। हालांकि हमारा सही ऑप्शन ये वाला बन जाएगा। नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते हैं। डबल अपोस्ट्रोफे को हमेशा अवॉइड किया जाता है। जब डबल अपोस्ट्रोफे अवॉइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली आंसर आपके सामने गड़बड़ ही आएगा। अगला सवाल है हमारे पास में, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करना है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे सही उत्तर आना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस है और सही उत्तर आना चाहिए। कायदे से आपके, क्योंकि मैं केवल आंसर्स बता रहा हूं, तो आंसर्स बता रहा हूं तो फिर भी एक चीज समझ लीजिए, हेड प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव का पेयर बनता है। ए पे फोर्थ ऑप्शन जहां पर है वही उत्तर पिक कर लीजिए, बाकी उत्तर हट जाएंगे। दूसरा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल शेल, एंड द लास्ट वन आपके सामने है। ये कंडीशनल सेंटेंस का 0 1 2 3 चारों कंडीशन यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी गई है। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस यहाँ इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ढूंढना है, यहाँ सॉरी करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट वन सही वाला कौन सा है? ओके जी, चलो जी सही वाला ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हेड के साथ में वुड हैव आता है, एक पेयर ये गलत हो गया। हमें करेक्ट ढूंढना है लेकिन ये तो गलत हो गया। तो जिसमें डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और बचा हुआ ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। जब तीन गलत हो गए तो
ऑब्वियसली एक तो ठीक होगा ही होगा। अगला सवाल आता है भाई हमारे पास में, क्या देखना है कि बिगिनिंग क्या है। बिगिनिंग पहली बात संज्ञा नहीं हो सकती। बिगिनिंग बिगिनिंग सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या संज्ञा नहीं हो सकती, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जेरेंड नहीं होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जब आप पढ़ते हैं तो ऊपर हेडिंग लिखी होती है ना, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे तो पार्टिसिपल कह सकते हैं, ये संज्ञा नहीं हो सकती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आता है, ट्रेवल्स की बात हो रही है बच्चा जी, यहाँ पे ट्रेवल्स है, ज्यादा है। इफ रोड ट्रेवल्स, तो सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, प्लूरल। अगर वर नॉट है तो वुड नॉट विल की पास्ट फॉर्म है, आर नॉट के साथ विल नॉट आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने खरीदी एक गाड़ी। गाड़ी कैसी थी, गाड़ी स्पोर्ट्स कार थी, ठीक है जी। गाड़ी नई थी, सुंदर थी, लाल रंग की थी, चाइनीज थी। तो हमारे पास एक ऑप्शन बनता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, QOSASCOMP। यानी क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू से बच्चा जी वर्ड आता है हमारे पास में, क्यू जो वर्ड आता है वो आता है क्वांटिटी के लिए, संख्या के लिए। हटा देते हैं, यहाँ संख्या की बात नहीं हो रही है, ये लो जी हटा दिया हमने। ओ का मतलब हो गया ओपिनियन। ओपिनियन यानी कि किसी भी चीज की आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ओपिनियन हो गया किसी भी चीज की आप क्या दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन तो दी हुई है। डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास में, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है कि गाड़ी बहुत सुंदर है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है कि गाड़ी बहुत सुंदर है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन हो गई। डिस्क्रिप्शन के बाद में गाड़ी कैसी है, नई गाड़ी है, यानी कि क्यू के बाद में वो कब की मेक है उसके बारे में बताना। फिर आता है सी, रेड कलर की है। उद्देश्य क्या है उसका, या ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये है देखिए, ओरिजिन, और अंत में आता है उद्देश्य। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बन जाता है। याद रखना QOSASCOMP हमारा करेक्ट पेयर बनता है, जिसके अंदर से हम सीक्वेंस लगाते हैं। ये एडजेक्टिव का टॉपिक होता है। जब हमारे पास एक से ज्यादा क्वालिटीज एक ही जगह पे दिखा दी जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। पैब्लो नरूदा की एक बहुत अच्छी पोयम थी जिसको कहते हैं कीपिंग क्वाइट। हालांकि आपके रीट के पेपर थर्ड की बात की जाए तो इसमें बहुत सारा वो कंटेंट भी दे दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, जो एक्चुअली स्पेसिफाइड ही नहीं था। इसी वजह से बहुत सारे सेक्शंस में चीज़ों को इवैल्यूएट करना कि हमने बच्चों को क्या दिया और एक्चुअल में बच्चों के सिलेबस में क्या था और पूछ क्या लिया। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नेट को भी फेल कर रहे हैं, नेट लेवल तक आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। खैर, यहाँ पे कीपिंग क्वाइट एक बहुत छोटा सा पोएम दिया गया। कीपिंग क्वाइट पोएम दिया गया। इस कीपिंग क्वाइट में एक लाइन बताई गई है कि वॉर जो है सेंसलेस है, सेंसलेस है, डिस्ट्रक्टिव है, उसको छोड़ देना चाहिए, नॉन वायलेंस को अपनाना चाहिए, यूनिटी को फेस करना चाहिए, और ट्रू और ट्रुथ, पीस, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो यहां पर एक लाइन बोलते हैं कि किसी भी तरीके से पैब्लो नरूदा वॉर के हक में नहीं है। वो चाहते पीस बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पीस होगा तो ऑब्वियसली ब्रदरहुड से लाइफ का नुकसान नहीं होगा। अब सवाल कहता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर मोस्ट लाइकली क्रिटिसाइज द बिलीफ। यहाँ किस चीज के बिलीफ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यहाँ पे दो बिलीफ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरी पोएम की टोन पढ़ने के बाद में, कि वॉर सेंसलेस है, वॉर की आवश्यकता नहीं है, और वॉर से इकोनॉमिक ग्रो होती है। ये बेसिकली एक तरीके से फालतू की बातें हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास में, ऑब्वियसली पोएम से 3 सवाल है। एक और सवाल है, ग्रीन वॉर है और क्लीन क्लोथ्स है। ग्रीन वॉर का मतलब होता है, अब ग्रीन वॉर में कायदे से ये ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सिविलाइज्ड यहाँ पे लिखा गया, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड यहाँ पे लिखा गया। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो और दिखा रहे हो। क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है कि आप कितनी ज्यादा सिविलाइज्ड है। राजा महाराजा युद्ध करने के बाद, हत्याएं, हजारों हत्याएं करने के बाद खुद को क्या दिखाते थे, कि उनसे ज्यादा शांत, पीस प्रिय कोई भी नहीं, जबकि वो बर्बादी के सबसे बड़े शिकार थे। ऐसे ही चाइना के साथ भी, ऐसे अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण बन रहा है, लोगों की हत्याएं उसकी वजह से होने वाली हैं, सैकड़ों लोग मारे जाने हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पे वो खुद को क्या दिखाना चाह रहा है, वही अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। इन द शेड, इन द शेड देखो यहाँ पे लिखा, इन द शेड डूइंग नथिंग, भाईचारे से रहो, कुछ नहीं करना, शांति से रहो, प्रेम मोहब्बत बढ़ाओ। तो यहाँ पे बात की जा रही पीस की और इनोसेंस की। तो यहाँ पे बी और सी हमारा इस पोयम का आंसर बन जाएगा। कायदे से पैब्लो नरूदा की ये पहली पोयम है यहाँ पे जो आपके ग्रेड के पेपर में दी। अगला यहाँ पे एक और पोयम है जॉन कीट्स की, थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, एक ऐसी पोयम है जिसमें कहा गया है कि सच्चाई में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी अंत नहीं होती है। सुंदरता हमेशा सुकून देती है। एक तरीके से नेचर से लव को दिखाने की कोशिश
की गई है। अब यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है शीप, शीप यानी यहाँ पे लिविंग बींग्स के लिए यूज किया गया है। दूसरा वर्ड यहाँ पे आ रहा है रिल्स, साफ पानी के झरने, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन बनता है। कोवर्ट शेल्टर को कहते हैं, ब्रेक जो होता है ये सेक्शन बन जाता है। तो ए से थर्ड ऑप्शन जहां पे बन रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ए से थर्ड है, बी से सेकंड है, आपका आंसर क्लियरली आपके सामने। एक और पोयम, यही पोयम है हमारे पास में। इसी पोयम के अंदर किस चीज की बात की जा रही है? स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम कंट्रीब्यूट्स टू इट्स मीनिंग मूविंग फ्रॉम सिंपल। यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके का यूज किया गया? सबसे पहली बात यहाँ पे, सबसे पहली बात अगर हम लाइन बाय लाइन देखें तो काउंट कर लीजिए लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 लाइनें हैं और 5 प्रकार की बातें की गई। यानी पहली दो लाइन जो है, पहली दो लाइन जो है वो किस चीज की बात कर रही है? पहली दो लाइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर की बात करी, नेचुरल थिंग्स की बात करी। तो सी ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन के बाद में इसी पोयम में जब आप आगे बढ़ते तो चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब फॉरेस्ट दिखाए जा रहे हैं तो सी के बाद में आपके सामने इमेजेस की बात हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन फिर आ गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उन चीजों को महसूस किया जा रहा है जो माइंड में है, फील कर रहे हो, रियलिटी में है नहीं है आगे नहीं पता। फिर आगे आप बात करते हो इमेजिनेशन की, यानी इमेजिनेशन यानी स्पिरिचुअलिटी की, और बाद में रिफ्लेक्शन। सी ऑप्शन हमारे पास पोयम में आ जाएगा। पोयम का ये वाला आंसर केवल तभी बनेगा जब आपने पोयम को डेंसली पढ़ा होगा। अब बात करते हैं, अगला एक और क्वेश्चन है इमेजरी की। इमेजरी 5 प्रकार की होती है, इमेजिनेशन 5 प्रकार की होती है। उन पांचों प्रकार की इमेजरी की बात करें तो सबसे पहली विजुअल इमेजरी, आपके दिमाग में विजुअल इमेजरी, दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना, क्रिएटिंग इमेज, इमेज दिमाग में क्रिएट की जाती है। ठीक है, इमेज क्रिएट की जाती, ऑल फैक्ट्री यानी स्मेल किया जाता है चीजों को। ऐसे ही ऑडिटोरी, ऑडियो की बात की जाती है इमेजिनरी के अंदर, दिमाग में या किसी भी चीज की तरीके से ऑडियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। केवल एक वर्ड रह गई हमारे पास, टेक्टाइल। टेक्टाइल कहते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, टच या फील, टच या फील। हालांकि इसमें एक और भी होती है गस्टो वाली, जिसमें हम उन चीजों को क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। सॉरी, गस्टो वाली कौन सी होती है? गस्टो वाली होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से सेंस कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में इधर किस चीज की बात की गई है? इधर किस चीज की बात की गई है? इधर बात की गई है केवल और केवल बी और सी की। पहले फेयर मस्क दिखाया जाता है, दिखाया जाता है यानी विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं पोएम में, और बाद में रोज ब्लूम्स करते हैं, ब्लूम्स यानी स्मेल करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास में आ गया। इमेजरी के 5 पार्ट हैं, आपको पता होने चाहिए। ये आपके पास में एक छोटा सा स्टोरी था जो क्वेश्चन यहाँ मैंने डालना भूल गया। इसमें 2 क्वेश्चन थे, 17 नंबर भी मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ये एक्चुअली आपका 12वीं के अंदर एक लॉस्ट स्प्रिंग, 16 के बाद सीधा 18 आ गया, 12वीं के बाद एक सीधा लॉस्ट स्प्रिंग नाम का एक लेसन था। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग क्या था? जिसमें बच्चों के ना एनीज जंग के नाम से दिया गया था। एनीज जंग का जो बेसिकली लेसन था, बड़ा लेसन था। इस लेसन में 2 स्टोरीज जोड़ी गई हैं जिसमें बच्चों की जीवन किस तरीके से पैरेंटल बिजनेस के अंदर कामकाज में धीरे 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 गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में एक बच्चा है जो पैंगल मेकर यानी फिरोजपुर की फैक्ट्री में काम करता है, एक बच्चा ऐसे जो कूड़ा बीनने का काम करता है। दोनों बच्चों के बारे में बताया गया। एक बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहता है बट ऑब्वियसली उसके पास में पढ़ाई का सेक्शन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो दिक्कत है। ऐसे ही एक बच्चा दूसरा है मुकेश, जो कि बेसिकली कार ड्राइविंग सीखना चाहता है और मैकेनिक बनना चाहता है। तो दोनों की बेसिकली सेक्शंस है। अब इसमें यहां पर ड्रीम्स की बात की गई है। मुकेश का ड्रीम क्या है? ऑब्वियसली इसको राइटर की किस टोन में डिफाइन किया गया? राइटर की इस 2 टोन्स को दिखाई दिया गया है कि वो एक तरीके से एडमायर करना चाहता है कि अगर इनको बचपन तो हो गया, अगर इनको अगर कार्य ठीक प्रकार से दिया जाए तो आज भी अपने जीवन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी से पहले एक 17वां क्वेश्चन और भी है कि जो मुकेश है वॉकिंग टू द गैराज, वो किस चीज के लिए गैराज में जाता है? गैराज में जाता है वो अपने आप को, अपनी पावर को दिखाना चाहता है। वो गैराज में गया था, किस लिए गया था? क्योंकि वो अपने सपने को पूरा करना
चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए उसके अंदर डेयरिंग था, करेज था। करेज के साथ साथ क्या दिखाया गया है, एक सेल्फ रिलायंस दिखाया गया कि उसे खुद पर कितना भरोसा है। तो ये लेसन बहुत इजी था, ये 12वीं का लेसन था। अब इसी में एक उसी लेसन पर आधारित है कि मुकेश की एस्पिरेशन थी शेप बाय रियलिटी। अब वो क्या रियलिटी थी कि वो गैराज जाए सीखे, गैराज जाए और सीखे। उसकी अभिलाषा क्या थी, बचपन से एक सिस्टम था कि वो एक हुनर सीखना चाहता था, स्किल सीखना चाहता था। क्योंकि लॉस्ट स्प्रिंग क्या दिखाना चाहता है, लॉस्ट स्प्रिंग उन बच्चों की लाइफ को दिखाना चाहता है जो बच्चे नॉर्मली अपने जीवन में एक टाइम पीरियड में फ्लॉप हो गए या उनके पेरेंटल सपोर्ट ठीक से ना मिल पाने की वजह से उनका बचपना खो गया, और उन बच्चों ने अपना लाइफ किस तरीके से आगे सर्वाइवल के लिए लाया गया। तो ये एक बहुत अच्छा वर्क था एनीज यंग का। तो 3 प्रश्न थे, तीनों खत्म होते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स एक इडियम है जिसका अर्थ क्या होता है, मरे घोड़े को पीटना, आउट ऑफ डेटेड चीजों पर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, जिनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कन्वर्ट करना है इसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अब इधर सबसे पहला सवाल यहां पर आता है, द क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी व्हाट वट तक तो ठीक है। यहाँ पे ही आस्क्ड मी, अब ऑप्शन बना लो, मी हमारे पास में ये रहा बी, और व्हाट का व्हाट आ गया। तो बी के बाद ए किस किस में है, बी के बाद ए इसमें है और ए इसमें, ये दो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा एंड में आता है या सब्जेक्ट के बाद आता है। माई प्लानिंग वॉज, माई प्लानिंग वॉज, यानी ई ऑप्शन जिसमें बाद में है वही हमारा आंसर बन जाएगा। कई राइटर, कई लोग इस पर ये फोर्स करना चाहते हैं व्हाट वॉज माई प्लानिंग शुड बी द राइट आंसर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बोला जा रहा है वो सही है कि इनडायरेक्ट को बनाते हैं जब हम, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट से पहले कभी प्रयोग नहीं होता है। तो ये आंसर सही था हमारा। अगला सवाल है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस क्या है, डज ही नीड अ पेन, क्या उसको पेन की जरूरत है। पहला रूल हमारे पास में क्या है, डूडज को हटा देंगे, डूडज को हटा के क्या लगाएंगे, इज एम आर, इज एम आर में से सिस्टम आ जाएगा। चलो जी, ये बाय के बाद हिम आता है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ये पेपर जो था इस प्रकार का था कि कंफ्यूजन क्रिएट थी, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उसकी आउट ऑफ द बॉक्स थे। क्वीर होता है उत्सुक, बेचैन, मतलब अजीब फीलिंग। तो अजीब फीलिंग के लिए ऑड सही है, वियर्ड का मतलब भी यही है, और इनडिफरेंट का भी यही है। तो बी डी ई हमारा सही आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, ही सैड, उसने बोला। बोलने के बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो नो सूनर से सवाल स्टार्ट हो रहा है। अब इस सवाल की जब हम बात करते हैं तो नो सूनर का क्या अर्थ होता है, नो सूनर का अर्थ होता है अभी ऐसा हुआ ही था। इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है, इन्वर्जन का रूल लगता है हमेशा। नो सूनर हैड आई, ये दो पार्ट तो हमारे पास में आ गए, यानी इनसे तो किसी से भी सेंटेंस नहीं बनेगा, इन दो से बनेगा। नो सूनर हैड आई, आई के बाद में ऑब्वियसली पहुंचेगा जरूर, तो नो सूनर हैड आई रीच्ड, तीन ऑप्शन हो गए। नो सूनर हैड आई रीच, अभी मैं पहुंचा ही था, देन द ट्रेन डिपार्टेड द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से चली गई। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कई यूट्यूबर, कई लोग ऐसे हैं टीचर्स जो सी ऑप्शन ठीक कर रहे हैं, देख लेना, चैलेंज करता हूं, ये आंसर हमारा सही होगा, अन्य का गलत होगा। अगला सवाल क्या है भाई, यहाँ पे पिरामिड की स्टोरी समझनी। पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले यहाँ से क्या होता है, एक्सपोजिशन होता है, एक्सपोजिशन के बाद में राइज होता है, राइज यहाँ पे शुरू होता है, एक्सपोजिशन चीजों का ब्यौरा दिया जाता है, यहाँ पे चीजें राइज होती हैं, एक टाइम पर क्लाइमेक्स आ जाता है। ठीक है, पहले तो ये तीन चीजें समझ लो, क्लाइमेक्स आ गया तो एक्सपोजिशन, राइज और क्लाइमेक्स में तीन चीजें आ गई। एक्सपोजिशन हमारा बी है, बी बी किस में आ रहा है भाई, ये रहा, ये यानी ये गलत हो गया। ठीक है जी, इसके बाद में राइज हो रहा है, राइजिंग एक्शन क्या है हमारे पास, बी के बाद ई है, ये काट दिया। इसके बाद में क्लाइमेक्स पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स ए पे है, ये हमारे पास ए ठीक है जी। अंत में आता है डिनाउंसमेंट, अंत में आता है डिनाउंसमेंट यानी डी पार्ट, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, डी पार्ट, बी ई ए, बी ई ए सी डी, अरे तो दोनों ही सेम हो गए, BEACD, मतलब एक ऑप्शन हमने कोई भी ऐसा हो गया कि जब हमने इस क्वेश्चन को OCR किया तो हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, बट दोनों सेम है, BCAEE, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी एक्सपोजिशन है, राइज है, क्लाइमेक्स है, फॉलिंग एक्शन है और डिनाउंसमेंट है, ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस हो जाएगा। BEAC, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी करने में क्वेश्चन गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यहाँ पे
क्या आंसर है। सभी सेंटेंसेस को पढ़ना है, इनकरेक्ट वंस को ढूंढना है। इनकरेक्ट वन आपने ढूंढा होगा तो फनी फोनेटिक को कहते हैं, फोनेटिक कहते हैं साउंड को, और यूफनी होता है प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड जिसमें डी ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन केवल इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें है और ई में भी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोनोटेशन वाला तो सही है, एक सही एक गलत, लेकिन इसमें ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट में केवल आइडियाज नहीं आते, बहुत सारी चीजें और भी जुड़ती हैं। अगला सवाल आता है ऑट टू का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑट टू शुड का सिनोनियम है, सभी लोग जानते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। और मॉरल ऑब्लिगेशन के बाद और क्या दिखाएगा भाई? वैसे तो मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ कौन कौन सी चीजें आएंगी ऑट टू में? तो ऑट टू की जब आप बात करते हैं तो मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी आती, विलिंगनेस जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। शुड का सिनोनियम है, याद रखना। अगला वर्ड है, अब यहाँ पे वेव किसके लिए आ रहा है? वेव इंस्टेड ऑफ सी, यानी बड़ी चीज दिखाने की जगह छोटी चीज का इशारा कर दिया, बड़ी चीज दिखाने की जगह छोटी चीज का इशारा कर दिया, यानी कि ऐसी अवस्था में एक छोटा पार्ट जो कंप्लीट सेक्शन को डिफाइन करे उसे सिनेक्डोश कहते हैं। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेक्डोश, सिनेक्डोश। अब अगला वर्ड आता है मेटोनिम। मेटोनिम क्या है? मेटोनिम क्या है भाई? यहां पर एक चीज रेफर होती है, ठीक है जी, एक आइडिया। जैसे व्हाइट हाउस बोल दिया तो पूरी गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा। एक मिनट, सिनेक्डोश होता है, ठीक है जी, सिनेक्डोश क्या होता है? एक पार्ट जो पूरे होल को दिखाए, ठीक है। इसी में मेटोनिम क्या होता है? मेटोनिम होता है वन थिंग रेफर्ड टू द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, मतलब करीब करीब एक ही चीज को दिखा रहे हैं। एल्यूजन होता है गलतफहमी, इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, और कॉनोसेंस होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड। रिपीटेशन ऑफ साउंड को कहते हैं कॉनोसेंस। अगला वर्ड आता है एलिगरी और फेबल की मैचिंग करनी है। फेबल कहानियों को कहते हैं, कहानी जिसमें एनिमल्स हों और मैसेज हो। एलिगरी होता है छुपा हुआ मैसेज देना, यानी उल्टा हो गया, ए का सेकंड ऑप्शन बन रहा है, बी का फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, यानी ए का सेकंड और बी का फर्स्ट तो भाई इसी में आ रहा है, यानी ये दो तो गलत हो गए, ये दो आंसर तो गलत हो गए। अगला वर्ड आता है फिर सी पे, हमारा थर्ड ही बन रहा है। सैटायर क्या होता है? एक तरीके से ह्यूमन बिलीफ पर कुछ एक्सप्रेस करना अपने व्यूज को, ठीक है। नॉवल के अंदर हम क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को, और एब्सर्ड होता है जो चीज है ही नहीं, बिलीफ है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारा आंसर बनता है थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल आता है, यहाँ पे कहानी है। कहानी ये बेसिकली पूरी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये फ्रैंकेस्टाइन की कहानी है और बगदाद के बारे में, बगदाद की उस स्टोरी को डिफाइन किया गया है जब इन्वेजन हुआ था अमेरिका का, जब अमेरिका ने इन्वेड किया था, अमेरिका ने इन्वेड किया था इराक में, इराक में जाके इन्होंने अटैक किया था। तो जिन बच्चों को ये बगदाद वाली स्टोरी पता है तो वे दोस्त हमारे सेकंड ऑप्शन एक सेकंड में फिल कर देंगे। जिन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ रखी है वे बच्चे ये वाला आंसर तो नहीं कर सकते। अब इस सेंटेंस में पूरी बात कह रहा है कि बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस किया हुआ है, कौन सी एक चीज ऐसी है जो एक्सप्रेस नहीं की? कौन सी एक सी चीज एक्सप्रेस नहीं की गई? अब चलो देखते हैं। यहाँ पे विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, गेट दिखाया जा रहा है, कंक्रीट वॉल है, यानी विजुअल्स तो है। इसने कहा कौन सा यूज नहीं है। ऑडियो की बात की जा रही है, तो ऑडियो की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक जैम की बात हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। ट्रैफिक जैम्स की बात हो रही है, जैम्स के बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी साउंड्स की बात की जा रही है। ऑडिटरी मतलब जिसे आप ऑडियो की तरह सुने, ठीक है जी। तो सायरन्स कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जैसे ये रहे सायरन्स, तो ऑडियो भी है। अब ऑडियो भी, अब यहाँ पे ओल्गा फैक्ट्री यानी स्मेल की बात की जा रही है, तो स्मेल को जब आप करेंगे तो एप्पल सेंटेड एयर फ्रेशर की बात हो रही है, छूने की बात नहीं हो रही है। तो हमारे पास में टच नहीं कर पा रहे आप किसी चीज को, बाकी तो सारी चीजें ठीक है ना। तो टेक्टिकल ये हम पहले ये क्या बताया था, टेक्टाइल हम पहले बता चुके हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है? अगला पॉइंट यहाँ पे एक और सवाल है, चूज, अच्छा, आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट को दैट सर्व द लिटरेरी एलिमेंट ऑफ सिंबलिज्म इन द एक्सेप्ट। सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सिंबल्स को, जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल सिंबल, जो चीज दिख रही है उन चीजों के सिंबल की बात हो रही है, जो चीजें दिखाई दे रही है उनकी बात हो रही है, ठीक है जी, जो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं सिंबल्स की, बात करते हैं जो जो चीजें क्या है सिंबल की तरह रिप्रेजेंट हो रही हैं। जर्नी बाई कार, तो ये तो एक सिंबल नहीं है।
जर्नी बाय कार सिंबल नहीं है, बाकी सभी चीजें सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है। जैसे कि इस कंक्रीट वॉल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है, ऐसे ही वो फॉरेस्ट को डिफाइन कर रही है, ऐसे पुलिस का रश और पावर का प्रतीक है, और ये फ्रेगनेंस का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाए। अगला सवाल है, यहाँ पे एंटोनियम देखना है 33वें क्वेश्चन का। सेलुब्रियस वैसे हेल्दी को कहते हैं, तो अनहेल्दी इसका एंटोनियम हो गया। तो ए का फर्स्ट पार्ट हमारा किसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, बाकी दो आंसर बिल्कुल काट दो। ठीक है जी, ऐसे ही हमारे पास में सेलुब्रियस हेल्दी के लिए यूज हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्विटल होता है किसी को बरी कर देना, और कन्विक्शन होता है सजा दे देना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी तो कोई आंसर नहीं बन रहा। अच्छा, इसमें भी यही है, ग्रेट, कोई बात नहीं। गायटी का नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। गायटी का तो आपका ग्रेविटी से आना चाहिए था ना, गायटी से ग्रेविटी। बी ऑप्शन बनेगा, सॉरी बच्चा, वो गलत आंसर था, बी ऑप्शन बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायटी का, ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर एप्लीकेबल ऑन पैसिव वॉइस, कौन से ऑप्शंस एप्लीकेबल होती हैं पैसिव वॉइस पर। ठीक है जी, पहले समझना है फाइनाइट वर्ब क्या। फाइनाइट वर्ब होती है ऐसी वर्ब जो सहायक क्रिया के तुरंत बाद में इस्तेमाल हो। अगर किसी वाक्य में फाइनाइट वर्ब नहीं है तो पैसिव बन ही नहीं सकता। यानी कि सही पॉइंट ए होना चाहिए हर ऑप्शन में, जिसमें ए ऑप्शन नहीं है उनको हटा दो भाई। ठीक है जी, ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी फिक्स वर्ब होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। स्टैटिव वर्ब क्या है, जिस वर्ब में बॉडी मूवमेंट नहीं है, नो एक्शन वर्ब को स्टैटिव वर्ब कहते हैं, यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। यानी कि इनका इस्तेमाल पैसिव में हो सकता है, बिल्कुल ठीक, बी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, इसको हटा दो। अब बचा हुआ आंसर तो हमारे पास आ ही गया। अब बचता है केवल ई, इंप्लाइड सब्जेक्ट आर नॉट ट्रांसफर्ड, समवन, समबडी, नोबडी, ये पैसिव में ट्रांसफर ही नहीं होते, नो वन जैसे वर्ड ट्रांसफर ही नहीं होते। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है, रीअरेंज करना है आपको क्लोथ्स के लिए। क्लोथ्स में वैसे एक साउंड आपके पास में, कल वाले साउंड का अगर आप छोटा सा पहचान बना लो, कल वाले साउंड का एक छोटा सा पहचान बना लो, तो कल, क्ल, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा कल। ओ, हालांकि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉपी करते समय काफी ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते, इसलिए हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बता देंगे। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए करेक्ट वन। करेक्ट वन को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, इनकरेक्ट वन, आई एम सॉरी, इनकरेक्ट वन को आइडेंटिफाई करना। वोकैब डायरेक्ट मेथड में वोकैबलरी को ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन होना मैंडेटरी है। ठीक है जी, ए ऑप्शन मैंडेटरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग प्राइमरी स्किल्स हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज फोकस्ड, प्रोनाउंसिएशन साइलेंट वे पे तो फोकस हो ही नहीं सकता भाई। ए और सी का आना मैंडेटरी है, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ए और सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है जी, ये तो बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रीअरेंज कीजिए। ठीक है जी, तो रीअरेंज तो एक सेकंड में हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ एरर्स, फॉर्म्स ऑफ एरर नहीं, एरर्स ऑफ फॉर्म्स आर टॉलरेटेड होना चाहिए ना। एरर्स जो हैं किस चीज के, फॉर्म्स के, वो टॉलरेटेड है। एरर्स ऑफ फॉर्म्स आर टॉलरेटेड, है ना। तो एरर्स ऑफ फॉर्म्स आर टॉलरेटेड, ये सही आंसर बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, इट्स मी चलन की भाषा में चलता है। बिटवीन प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। आई का कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। अब यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, कौन सी प्रीपोजिशन सही है, प्रीपोजिशन सही है, सब में एग्री लिखा हुआ है, ये देखो सभी में एग्री है, लेकिन एग्री को देख के प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, आपको आगे वाले ऑप्शंस को देख के प्रीपोजिशन लगाना है, आगे वाली प्रीपोजिशन लगानी है। जैसे एग्रीड के साथ ऑन द टर्म्स होता है, एग्रीड ऑन द टर्म्स, यानी डी पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये लाइन याद रखना है। एग्री के साथ में विद
यू, एग्री विद यू, विद समबडी कहते हैं, सी के साथ सेकंड पार्ट होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है एग्री के साथ में, एग्री टू दिस कंडीशन, आई एम एग्रीड टू दिस कंडीशन। तो ये तो सारे हो गए भाई हमारे पास में। एग्री इन ओपिनियन एक्सप्रेस, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है भाई यहाँ पे फ्रेजल वर्ब में फॉल, फॉल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट की बात हो रही है, यानी फॉल इनटू तो वैसे होता, एक मिनट, फॉल इनटू डेट, कर्ज में होना, फॉल इन फिर से आ गया, और फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, ठीक है जी। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ हमारे पास में ऑप्शन आ गया। इट वुड फॉल ऑफ हर, फॉल ऑफ हर कोई वर्ड नहीं होता है। वैसे हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 40th के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास ई ऑप्शन नहीं हो सकता है। फेल इन डेट होता है कर्ज में पड़ना, किसी चीज के जंजाल में फंसने के लिए फेल इन का यूज होता है। फॉल इन, फेल इन हमारा सही है, फेल इनटू, ठीक है, हमारे पास में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगला वर्ड आता है भाई हमारे पास फिर से प्रिपोजिशन के फिर से ब्लैंक्स हैं। ये अम्ब्रेला एक नॉन लिविंग थिंग है और ये रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित सवाल है। ये नॉन लिविंग है, द अम्ब्रेला विच आना चाहिए, द अम्ब्रेला विच आई बॉट, ठीक है जी। माई कलीग लिविंग है तो हु का प्रयोग होगा, लोकल पार्क है तो वेयर का प्रयोग होगा, और अंतिम है तो हुज का प्रयोग होगा। तो ये हमारा पेयर बन रहा है बच्चा जी, एक बार इसको टैली कर लेना। तो ए पे आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, फोर्थ नहीं है, ये रहा हमारा आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे एक्टिव को पैसिव में बदलना। डॉग वॉज हिट विद द स्टिक। अब वॉज हिट पैसिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और वॉज वर्ब, बाकी अन्य शब्द नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बाय के साथ सब्जेक्ट नहीं है, अगर ही होता तो डेफिनेट सब्जेक्ट लगता, लेकिन अभी हमने बोला इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं, तो समबडी हिट द डॉग विद द स्टिक इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मैं भीख मांगता हूं। अब भीख मांगी जा रही, किससे मांगी जाएगी? आई बेग्ड हिम फॉर, आई बेग्ड हिम फॉर सम ऑफ राइस, सम ऑफ राइस की थोड़ा सा चावल मिल जाए। आई बेग्ड हिम ऑफ, आई बेग्ड हिम, आई बेग्ड हिम, हिम से फॉर सम ऑफ राइस, ठीक है जी। सम ऑफ राइस यानी डी के बाद सी आना जरूरी है, डी के बाद सी वाला ऑप्शन ये रहा। अगला सवाल है, होल्ड के साथ कौन सा फ्रेजल वर्ब ठीक है, कौन सा फ्रेजल वर्ब इनकरेक्ट है, ये एक सवाल है। ये एक सवाल है कि होल्ड के साथ कौन सा फ्रेजल वर्ब गलत माना जाएगा, यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब गलत है, ठीक है जी। होल्ड के साथ बच्चा इनटू कभी नहीं आता है, यही एक केवल फ्रेजल वर्ब गलत है, बाकी सब ठीक है। अभी क्योंकि हम सिर्फ आंसर आंसर की बता रहे हैं तो बाकी चीजों को डिस्कस हम बाद में धीरे धीरे करते चलेंगे। डिड ही राइट अ लेटर इन द रूम यस्टरडे। अब बहुत सिंपल सा है, डिड का वॉज हो गया, वॉज के बाद पैसिव वॉइस है ना, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम इन द रूम, इन द रूम यस्टरडे, ये हमारे पास में पूरा सवाल बन जाएगा। अब यस्टरडे अंत में ही आना चाहिए, यस्टरडे ए वाला ऑप्शन अंत में किसमें है, ए रहा, आंसर बन गया, टैली कर लो, आंसर बन गया, टैली कर लो, इन द रूम, ठीक है जी। वैसे भी मैंने लॉजिक बहुत सिंपल सा लगाया, मैनर, प्लेस और टाइम की स्ट्रेटेजी लगी है, एमपीटी कहते हैं इसको जी। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, नो अदर। ये सवाल वैसे हमने पढ़ लिया था पहले। कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता लार्जेस्ट सिटी है भारत के अंदर, ठीक है जी। कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी। अब इसको कैसे बदलना, इसको बदलना है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता, तो सिंपल हो जाएगा। डी ऑप्शन एंड में आना चाहिए, सब में डी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, काट दो। नो अदर से स्टार्टिंग हो रही है, ई के बाद बी आना चाहिए, ये वाला आंसर हमारा सी बन जाएगा। अगला सवाल क्या है भाई, इफ यू टच द हॉट आयरन, अगर आप हॉट आयरन से खुद को टच करते हैं, इफ यू टच विद द हॉट आयरन, अगर टच करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इफ यू टच द हॉट आयरन, इट इट बर्न्स, इट बर्न्स यू, ये तुम्हें जला देगी। एक मिनट, इफ यू टच द हॉट आयरन, तो इट तो आ गया, डी के बाद बर्न्स भी आ गया, इट बर्न्स विद, विद इमीडिएट इफेक्ट, तो यू का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, यू तो एंड में जा रहा है, ये तो सवाल गलत हो गया।
अब जब ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ आ गया तो ये ऑप्शन ही नहीं बन रहा भाई, सी तो एंड में आ ही नहीं सकता। फिर से देखते हैं, ये वाला डी है कि इफ यू टच द हॉट आयरन, प्रेस को छुओगे तो इट 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 के बाद में सी यू, कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है जी, ये भी गलत हो गया। अगला सवाल आता है, इफ यू टच द हॉट आयरन, बी से बन रहा है हॉट आयरन विद क्या, विद नहीं पता। विद के बाद एक कहता है इट, इफ यू टच द हॉट आयरन विद इट, एक ऑप्शन बन गया यू, यू के बाद सी यू इमीडिएट। भाई यहाँ तो कोई सीक्वेंस ठीक नहीं लग रहा है हमारे को एक भी। ठीक है, फिर से देखते हैं। ओके जी, विद इमीडिएट इफेक्ट, इफ यू टच द हॉट आयरन विद इमीडिएट इफेक्ट, इफेक्ट के बाद यू यू एट। बच्चा जी मेरे अनुसार इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। अगर बनता होता तो थोड़ा बहुत हम इसको मान सकते थे, लेकिन सीक्वेंस इसका भी सही नहीं बन रहा। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं छोड़कर आता, अगर मेरे पर्सनली हाथ में होता तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हाथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन बच्चे को पजल कर सकता है। अगला सवाल हमारे पास में आता है, इफ फिक्स प्रीपोजिशन है। अब इसको ये ढूंढना बहुत आसान है। अप्रूव के साथ ऑफ आता है और ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है। विरोध किया जाता है टू का, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, अप्रूव ऑफ समथिंग। तो वो क्वेश्चन देख लो जिसमें ए के बाद सी हो और ई के बाद डी हो। ए के बाद सी और ई के तुरंत बाद डी इसी में ही है। इसमें उल्टा पेयर हो रहा है, इसमें भी पेयर नहीं बन रहा है। ई के बाद डी भी है, ए के बाद सी भी है, लेकिन ये तो उल्टा बना दिया पेयर, इधर भी गड़बड़ है। तो कायदे से अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं तो पेयर तो इधर भी पूरा बन रहा है, पेयर तो इधर भी पूरा बन रहा है, तो कायदे से दो पेयर सही बन रहे हैं ना। तो दो को चेक कर लेते हैं जरा। ओके, शी नीदर ऑब्जेक्टेड टू, नीदर ऑब्जेक्टेड टू हर, अप्रूव्ड ऑफ इट। ठीक है जी, ये पेयर हमारा सही बन जाएगा। ओके, अगला सवाल 49 नंबर। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो ध्यान से सुनना है। टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश एज अ टारगेट लैंग्वेज, कहता है कि अगर आपको टारगेट लैंग्वेज सीखनी है और अपनी मुसीबतों से ओवरकम करना है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अप्रोप्रिएट में देखो नॉट का प्रयोग किया गया, कह रहा है नहीं होनी चाहिए, नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आपको प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो आपको नेटिव लैंग्वेज की सपोर्ट चाहिए होती है। अगला सवाल हमारे पास में क्या है भाई, यहाँ पे कंपैरिजन है, क्लोजेस है, इनमें देखना है कि कौन सा आपके पास क्लोज है। चलो जी पढ़ते हैं। ही इज द मैन, मैन यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा को डिफाइन करने के लिए पूरा एक सेंटेंस आ गया, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है जी, ए पे सेकंड देखो किस में है, ए पे सेकंड, ए पे सेकंड, ये काट दो, ये काट दो। ठीक है जी, ही सेज, सेज के बाद में यहाँ पर नोटिस कीजिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे पूरा पार्ट है, तो दूसरे पे थर्ड आ जाएगा, दूसरे पे बी पे थर्ड इसमें है और बी पे थर्ड इसमें है, यानी इसमें नहीं है। और चलो जी ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आई वुड नॉट डू इट, एक तो कहता है आई वुड नॉट डू इट इवन इफ यू पेड मी, इवन इफ यू पेड मी सपोज कर रहा है। ठीक है जी, फिर भी एक बात देखते हैं। यू मे डू एज यू प्लीज, तुम कर सकते हो जो तुम्हें करना है। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन कर रहा है, एज और लाइक का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए होता है, और बचा हुआ सपोजिशन हो जाएगा। इवन इफ का इस्तेमाल सपोज दिखाता है, सो आंसर हमारे पास सी बन जाएगा। अगला सवाल है, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ओके, सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच। आंसर बहुत सिंपल है, वैसे मैंने पढ़ रखा है कि अगर तुम इसकी पॉकेट सर्च करोगे तो एक डिपेंडेंट क्लोज और एक कंप्लीट यानी इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा। डी ऑप्शन के बाद अगला सेंटेंस आता है, आई डोंट नो हिम वेल, मैं अच्छे से नहीं जानता, इतना तो नहीं कि, इतना तो नहीं कि, एनफ, एनफ टू नो इफ ही विल लाइक दिस आइडिया, मैं इतना नहीं जानता हूं कि उसे आइडिया पसंद आएगा या नहीं आएगा। 53 नंबर, यू शुड डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। डैमेज के साथ टू आता है, डैमेज नुकसान पहुंचाना किसी चीज को, तो डैमेज टू, एंड थेफ्ट ऑफ, थेफ्ट ऑफ किसी भी संपत्ति का नुकसान। हालांकि डैमेज ऑफ और थेफ्ट टू कई लोग पिक करते हैं, बट ठीक है जब चेक करेंगे तो आपको ये आंसर समझ में आएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे आपको पेयर करना है, फिर से वही चीज एक मैंने बताई कि यहाँ पे थोड़ी सी शेप्स आउट हो जाती हैं तो दिक्कत आई थी, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
यू लुक एज, योर लुक्स आर क्वाइट, क्वाइट। अब इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, तो योर लुक्स आर क्वाइट, क्वाइट एक विशेषण है, विशेषण एक तरीके से एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में क्या चाहिए, विशेषण चाहिए, तो आर फेमिलियर हो जाएगा। योर लुक्स आर क्वाइट फेमिलियर, फेमिलियर टू, फेमिलियर टू किससे, दैट ऑफ सचिन, दैट ऑफ सचिन, सचिन से रिजेंबल करते हैं। यहां पर एक और साउंड से रिलेटेड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसका हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना और इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहां पे अगला वर्ड आता है सर्वाइल का, तो सर्वाइल का अर्थ होता है दासता, दास प्रथा, जो चुपचाप फॉलो कर ले, चुपचाप फॉलो करने वाला, इसका सिनोनियम होता है डोकाइल, आज्ञाकारी। तो ए का सेकंड जिसमें है उसको रोक लो, बाकी हटा दो। क्या जी, ए का सेकंड है, इसको रोक लो फिर हटा लो। अब ऐसे ही परेट होता बकवास करना, बकवास, बक बक करना, फालतू बोलना। तो फालतू बोलने के लिए एक वर्ड आता है चैटर, डी पे फर्स्ट आ जाएगा, डी पे फर्स्ट इसमें है, डी पे फर्स्ट इसमें भी है, ग्रेट, दोनों आ गए। अब हमारे पास में एक वर्ड आता है रिमी, एक वर्ड आता है रिमी, और एक वर्ड आता है क्विर्क, रिमी और क्विर्क। क्विर्क कहते हैं विचित्र को, क्विर्क कहते हैं विचित्र, विचित्र यानी विम हो जाएगा, विचित्र। तो हमारा आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल आता है कि भाई रीअरेंज द स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो किया जाएगा, क्या सिस्टम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, यहां पे सीक्वेंस पूछा जा रहा है कि किस सीक्वेंस से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सबसे पहले कंजंक्शन चाहिए होती है, और रिपोर्टेड चेंज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो बाद में चेंज होगा बच्चा। कायदे से सैड को आस्क में बदला जाता है, लेकिन सबसे पहले मजबूरी क्या है कि सैड और आस्क वाला कोई पेयर नहीं है, तो मजबूरी में आपको क्या कहे कि इफ का एक कंजंक्शन पेयर जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में पर्सन, SON का नियम बदलेगा, SON के नियम के बाद टेंसेस में परिवर्तन आएगा, टेंसेस के बाद में वर्ब को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को वर्ब में चेंज किया, मतलब एकदम रिवर्स किया जाएगा, और फाइनली या फिर स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, शुड कहाँ यूज होगा, वोंट कहाँ, कैन कहाँ, और मस्ट कहाँ। मस्ट तो वैसे नेसेसिटी को दिखाता है, मस्ट तो नेसेसिटी को दिखाता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। शुड जो होता है सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए हम यूज कर देते हैं। वॉन्ट कई बार कहता है ना तुम ये नहीं करोगे, कैन ऑफर के लिए किया जाता है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो पेयर हमारे पास में फिर से सी जाएगा। यहाँ पे एक धुंधली सी पिक्चर है, ये पिक्चर इसलिए लगाई गई थी क्योंकि ये कॉपी नहीं हो पा रहा था, मैचिंग की लिस्ट है, तो आप इसको इस तरीके से टिक कर लीजिए। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई कीजिए डिफिकल्टीज को, आइडेंटिफाई कीजिए डिफिकल्टी की जो एक एडल्ट लर्नर में ऑब्वियसली आ सकती है जब लर्न करनी पड़ती है एक टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज को लर्न करते समय एक लर्नर में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं मिल सकती हैं, भाई रिलेट ही नहीं कर सकता कॉन्टेक्स्ट से, बोल क्या रहा है, सुन क्या रहा है, नहीं पता। लैक ऑफ वोकेबलरी, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। अंग्रेजी सीखते हो तो भाषा के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप एक क्वेश्चन नहीं बना सकते, ये भी ठीक है हमारे पास में। लैक ऑफ वोकेबलरी के बाद मोटिवेशन भी बहुत कम होता है, और हेजिटेशन के साथ साथ एज फैक्टर भी होता है। आज किसी भी एज के अंदर हर भाषा को सीख पाना इतना आसान नहीं होता है। अगला सवाल आता है भाई यहाँ पे, व्हाट एरियाज ऑफ लैंग्वेज आर एम्फेसाइज, कौन से एरियाज जो लैंग्वेज के फोर्स करते हैं TLT मेथड के अंदर, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड के अंदर कौन कौन से एरियाज मैथ के सामने। अब क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर टिक कर लेते हैं, ABDE ओनली, यानी केवल एक सी ऑप्शन को छोड़ना है, बाकी कौन से एरिया पे फोकस यानी ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। तो सी ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स आर नॉट मेड टू वर्क विद लैंग्वेज एट द डिस्कोर्स लेवल, डिस्कोर्स लेवल पर काम नहीं होता है, बाकी जगह मेहनत पे फोकस होता है। अरेंज द एक्टिविटी इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक्टिविटीज को अरेंज करना है, अरेंज करना है। चलो
जल्दी से देखते हैं क्या है हमारे पास एक और क्वेश्चन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक्टिविटीज को अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट में सिंपल सा प्रोसेस है। पहले रीडिंग आ जाएगा, रीडिंग अ टेक्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज, रीड करो, फिर स्टूडेंट्स को मेमोराइज कराओ वोकैबुलरी, फिर टीचर उनसे क्वेश्चंस पूछेगा नेटिव लैंग्वेज के अंदर, फिर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे और फाइनली ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यही होता है। अब इनमें से मिक्सर बनना है, मडल अप, मफल अप, मकअप, मशअप, कायदे से ईमानदारी से मेरे को पढ़ाते हुए काफी साल हो गए हैं और इन लंबे सिनेरियो के अंदर ये वाले फ्रेजल वर्ब कभी भी बच्चों को टीच ही नहीं किए गए, कभी टीच नहीं करेगी। यूजुअली L1 और L2 का बच्चा तो व्याकरण वाले सेक्शन को कवर करके निकल लेता था और इससे ज्यादा कोई सेक्शन नहीं पढ़ता था। अब क्वेश्चन आए हैं सर पे तो हमारे को इसे सिखाना पड़ा, नहीं तो इससे पहले लिटरली कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ग्रेड थर्ड या बेसिकली लेवल 1 और लेवल 2 में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ये प्रिंसिपल है। सीएलटी मेथड के अंदर कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। सीएलटी मेथड में तो एक तरफ ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक तरफ प्रिंसिपल है। तो चलो सबसे पहला यहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं। टीचर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पोर्ट्स कॉलम अखबार का, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्या है, फोर्थ ऑप्शन, ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज होगी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। स्टूडेंट क्या करता है, सेंटेंस निकालता है, अनस्क्रम्बल करता है, समझता है। तो टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, लर्निंग का प्रोसेस सिखा रहा है, एक प्रोसेस को दे रहा है, एक्टिविटी दी जा रही है। फिर सी ऑप्शन कहता है टीचर जा जाके देखता है कि और एडवाइस देता है, तो फैसिलिटेटर का इस्तेमाल करता है, मतलब एक तरीके से सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर रहा है। और फाइनली एक पार्ट आता है डी, स्टूडेंट गलती करेगा तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा, सुधारा जाएगा धीरे धीरे करके। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है हमारे पास। ये बेसिकली फिर से मेथड है और ये प्रिंसिपल है। इस मेथड और प्रिंसिपल के आधार पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो इसमें ग्रामर डिडक्टिव होती है, डिडक्टिव होती है, एकदम से पूरी नहीं होती। तो मैंने सिर्फ इस वाले एरिया को देखकर मैं टिक करता, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। ऑडियो लिंगुअल पे भी हम जा सकते हैं। ऑडियो लिंगुअल पे हमारे पास हैबिट फॉर्मेशन होती है, एरर होती है, बुरे एरर्स यानी आदत बनाती है, ठीक है। अगला सवाल आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मेथड हमारे पास सिंगुलर है तो इज तो आना मैंडेटरी, यानी ए वाला ऑप्शन आएगा, सी वाला तो आ ही नहीं सकता। पहली कहानी तो हमारी यहीं पर हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मोर टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेटिव, यानी कि टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का प्रोसेस है, ठीक है जी, टीचर लैंग्वेज का प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, टीचर सेंट्रिक हो गया, आगे बढ़ते हैं, फिर तो अपने पास में आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक सेक्शन है हमारे पास में। ए ई, फिर से ए कैसे आ सकता है भाई, यहाँ पे सी आना चाहिए ना, सी बी डी एंड ए के बाद एंड, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में, अच्छा जी उन्होंने आंसर तो इधर ही दे दिया, डी बी, ठीक है जी। वैसे ये आंसर हमारे पास में ये बन जाएगा, क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मोर टीचर सेंट्रिक, इज मोर टीचर सेंट्रिक, एक ऑप्शन हो गया टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग डायरेक्ट मेथड है। एंड के बाद में एंड तो इधर भी है, तो ऑप्शन में आंसर आ गया था। फिर आ जाएगा डी डायरेक्ट मेथड और फिर देन डायरेक्ट मेथड आ जाएगा, ठीक है जी। फिलर्स कम है, अरेंजमेंट ज्यादा है, फिलर्स कम है, अरेंजमेंट ज्यादा है, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ी करी है, क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ी करी है। द न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर होगा बच्चा जी, अगर इधर सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर होगा, वाज आएगा, क्यों, क्योंकि शिप की बात हो रही है, शिप सिंगुलर है, क्रू मेंबर्स को हम बाद में काउंट करते हैं। विद से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट फर्स्ट को ही फोकस करते हैं, सब्जेक्ट सेकंड को नहीं, ये सिंटेक्स का एरर है, क्वेश्चन है। इन सीएलटी, सीएलटी की बात करें, टीचर इवेल्युएट करता है स्टूडेंट्स को। अब इनमें क्या है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्या क्या चीजें टीचर इवेल्युएट करता है। तो इवेल्युएशन में
टीचर सबसे पहले एरर फाइंडिंग को नोटिस करता है, वोकैबुलरी देखता है, फ्लुएंसी देखता है और स्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस जो होती है इनफॉर्मली एज कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस तो वैसे भी सारी चीजों की इसी में एड ऑन हो जाती है। ये ईडियम्स हैं और ये उनके मीनिंग्स हैं। अरे बाबा, ये फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ लिख दिया, कायदे से इसके आगे लिखना था। टेक टू हिल्स मतलब भाग जाना, टेक टू हील होता है भाग जाना, यानी बी का फर्स्ट देख लो आपको आंसर जिसमें मिल रहा है वही हमारा आंसर है, टेक टू हील भाग जाना। ठीक है जी, आंसर हमारा एक से ही बन जाता है, सारे ईडियम देखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अब ये 16 PF पर्सनल फैक्टर क्वेश्चन वॉज डेवलप्ड बाय, कायदे से ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है ये क्वेश्चन आ गया है तो हमें इसका जवाब देना है, क्योंकि ये पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा, बट ठीक है यहाँ पे ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज उससे आधारित नहीं है। असर्शन ये 5G 3G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर इसको बस टिक कर लीजिए, हम आंसर ही बताएंगे। यहाँ पर आता पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, डायरेक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इनकी एक पॉइंट की थ्योरीज हैं, इसको आप आंसर वाइज आप टैली कर लेंगे, तो आंसर वाइज जब टैली कर लेंगे तो हमारे पास इसका सटीक उत्तर आ सकता है। क्या आ सकता है कि भाई पास थ्योरी किस पे जा रही थी, पास थ्योरी ए का 4 जाता है। एक बार इसको टैली कर लेना, ये क्वेश्चन हम पास कर रहे हैं बच्चा, अपनी तरफ से ये पास कर रहे हैं, पास इन द सेंस इसे ड्रॉप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा आरजे का जो है ये ईथरनेट केबल का है, अंग्रेजी में नहीं आता है। ये है अरेंज करनी है स्टेजेस को, कंक्रीट स्टेजेस को अरेंज करना है, ये हम अरेंज करते हैं। चलिए जी अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहली है आपके पास बी, एक स्टेज है हमारे पास सेंस और इमोटर स्टेज, ये हालांकि ये भी अंग्रेजी का क्वेश्चन नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। ऐसे क्वेश्चन वैसे भी हम हटा चुके थे, लेकिन ये इस वाली पीडीएफ में रह गए हैं कि ठीक है जी ये क्वेश्चन आपको बस सीखने। हाँ, WAISR ये क्या है भाई, यहाँ पे ये भी आपकी कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन तो हम ड्रॉप ही कर देते हैं, बट टाइपिस्ट भैया ने इसे डाल दिया, इसे पास कर दिया। अगला सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट डेवलपमेंट के रिगार्ड कौन सी है, तो इसमें आप बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर बन जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पियाजे की थ्योरी है, बिलीव किया जा, करेक्ट थ्योरी है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, प्रॉक्सी डेसिमल ट्रेंड की बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो प्रोसीड होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टुवर्ड एक्सट्रीमिस्ट। फिर आ जाता है इधर कोलबर्ग्स पोसेस द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, और पियाजे की थ्योरी तो जबरदस्त है, हर जगह इसका आंसर तो ज्यादातर में बन ही जाता है। अरेंज करना है इन सब चीजों को, बेसिकली अरेंजमेंट में सबसे पहले माइल्ड चीजें आती हैं, बाद में ही आगे कोई प्रोसेस बनता है, तो हमने माइल्ड को सबसे पहले पिक किया, फिर मॉडरेट को, फिर सीवियर को, फिर प्रोफाउंड को, ये एक सीक्वेंस था भाई। ये केबल वाला नेट का क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे पास में, ये भी केबल का नेट का क्वेश्चन है। ओके, ये पर्सन शो रेपिटेशन इम्पैक्ट, ठीक है जी इसे हटा दीजिए, ये भी क्वेश्चन हटाना है। ओके, ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है जी। ये जो कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास में हटाने, ये तो बेसिक क्वेश्चन, हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपका लिमिटेड है, रिपीटेड है, बट ठीक है हम इसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। ये मैस्लो थ्योरी की बात कर लेते हैं जरा। वैसे ये मैस्लो थ्योरी जो है हायरार्की सिस्टम में आपकी सेम अलग सेक्शन में कंसीडर होती है। ये कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये बेसिकली एनईपी की पॉलिसी दी गई थी। चैप्टर नंबर तक पूछ रहे हैं, हिम्मत वाली बात है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 110। 110 की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल जो है ये किसने दिया है, तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए कॉल्ब के द्वारा, बी आता है फर्स्ट के द्वारा, स्किनर की थ्योरी है, सी के अंदर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, और बचा हुआ आपका सेक्शन। अगला सवाल आता है हमारे पास में, क्या है चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो इसमें सारा पढ़ने से ज्यादा अच्छा सिर्फ एक है। चैप्टर नंबर 2 डील्स विद ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
अब नोटिस कीजिए, जिस बच्चे ने चैप्टर की थ्योरीज याद कर रखी है बट चैप्टर नंबर नहीं याद किया हुआ, तो वो क्वेश्चन फंस जाता है। ये गारंटी से आज का पेपर सॉल्व करने में मैं खुल के बोलता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीचर्स ने क्लासरूम में पढ़ा ही नहीं, उनके दिमाग में कभी आए ही नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन भी कराने चाहिए, ये क्वेश्चन भी कराने चाहिए। अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल न्यू से ओल्डर से न्यू की तरफ, तो ये ओल्डर से न्यू का पैटर्न है, पीडब्ल्यूडी से लेकर के एनसीपीसीआर, फिर बी ऑप्शन, फिर राजस्थान के आरटी और फिर आगे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये हमारे पास रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फिर से वही एक आंसर है, इसको आप टैली कर लीजिएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी वाला एक क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी सेक्शन कब स्टेब्लिश हुआ था, किस स्कीम के साथ स्टेब्लिश हुआ था, तो इसे हम कहते हैं एक्चुअल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। इस वर्ड को याद कर लेना। मैच द कॉलम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। तो अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड, पीछे पढ़िए आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड आईसीडीएस, आईसीडीएस, और इसी को हमने क्या बोला, आंगनवाड़ी बोल दिया, इसी को आंगनवाड़ी बोल दिया। आरटीई, आरटीई को पढ़ना है। अब ऐसे ही एक और वर्ड है राइट, आरपीडब्ल्यूडी, और एक है एनसी पीसीआर। अब हालांकि ये सारी फुल फॉर्म्स नहीं लिखी हुई है, पर बी बनता है किससे बनेगा, थर्ड से, ये बनेगा दिव्यांग लिखा हुआ है, ये याद रखना, डी से दिव्यांग समझ लीजिएगा, और ये तो प्रोटेक्शन राइट्स हो जाएंगे, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। और इसी बात पर, इसी चीज के पॉइंट पर हमारा पूरी की पूरा ये सेक्शन कवर होता है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कराए हैं, याद रखिए इंग्लिश के, और भी कुछ क्वेश्चन थे जो जीके जीएस के थे वो हमने ड्रॉप किए। लगभग 80 क्वेश्चन हमारे पास थे जिनको हमने कवर किया है। तो ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा ढेरों कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।